Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you? I hope you all will be very fine. और एक बहुत खूबसूरत दुआ से लेक्चर का आगाज़ करते हैं. You know मैं क्या बोलूँगा? रब्बे ज़िदनी इल्मा. My dear students, we have finished what? The growth and development in plants. And today we want to start growth and development in animals. Right? इस टॉपिक में क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं? डेफिनेटली इसको जानने के लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19, लेक्चर नंबर 4, टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स. अगर मैं ये बात कहूँ कि इनफैक्ट इसको ऐसा होना चाहिए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन एनिमल्स, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आर्टिकल होगा या अप्रोप्रिएट उन्वान होगा, हेडिंग होगा. लेकिन जो कि आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मुझे उसको वैसे ही पढ़ाना है. एनी हाउ, इन दोनों वर्ड्स में या इन दोनों वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. इंशाल्लाह आपको फ़र्क वाज़े करेंगे कि ग्रोथ से क्या मुराद है और ग्रोथ कब होती है, और डेवलपमेंट से क्या मुराद है और डेवलपमेंट कब होती है. लेकिन उससे पहले वही बात, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे आपकी बुक को फॉलो करना है. तो आपकी बुक इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक डेफिनेशन से स्टार्ट करती है, और वो डेफिनेशन क्या है? एम्ब्रियोलॉजी. व्हाट इज मेंट बाय एम्ब्रियो? मेरा ख्याल है आप ग्रेड 9-10 में इस हकीकत को समझ चुके हैं कि व्हाट इज बेसिकली एम्ब्रियो. तो अगर मैं सिंपली ये बात करूं कि स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी, तो इट इज नॉट अ रॉन्ग डेफिनेशन. लेकिन एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो बनने के लिए उसको किस किस मरहले से गुजरना पड़ता है, उन तमाम की स्टडी भी ज़ाहिर है इसी ब्रांच में की जाएगी. राइट? आप लोगों की बुक एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए 4 पर्टिकुलर वर्ड्स या सेंटेंसेस का सहारा लेती है. आए वो वर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ, तो देखते हैं इज आ लिख इज आ मिक्स कर रहा हूं, इज आ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विथ. उसके लिए मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि वो वाली चीज़ें जो बहुत वाइटल है, जो आप लोगों ने कभी भी मिस नहीं करनी. तो पहला बात है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रोथ, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी में हम पहले नंबर पे ग्रोथ को स्टडी करेंगे, और इसके साथ एसोसिएटेड एक और चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. राइट? जाहिर है अगर मेरे पास सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो वो कहलाएगी ग्रोथ. लेकिन क्या एक एम्ब्रियो में सारे सेल एक जैसे होते हैं? तो आंसर इज नो. वो सेल एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मुमताज हो जाते हैं, एक दूसरे से फर्क पैदा कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली डिफ्रेंशिएशन. ठीक है? तो हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में ग्रोथ की, हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन की, दैट इज टेकिंग प्लेस बेसिकली इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के दौरान में होने वाली ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन को देखेंगे, जो कब से स्टार्ट हुई? स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल, जो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई और इवेंचुअली उन्होंने उससे क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. राइट? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म that can survive, that can exist very successfully like its parent. तो हम लिख रहे हैं that can exist independently like its parents.
तो जिस ब्रांच में हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजी। दोबारा से बताते हैं आप लोगों को कि बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ग्रोथ को स्टडी करेंगे और डिफरेंशिएशन को स्टडी करेंगे, जो एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के दौरान में होती हैं, कहाँ से, एक सेल से और कब तक जारी रहती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बनने तक, जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता हो। राइट, तो ये चारों के चारों की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में ज़रूर रखने हैं। राइट, अब देखना ये है कि आपकी बुक ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करवाने के लिए जिस चीज़ को बेस बना रही है दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो आइए हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। ज़ाहिर डेवलपमेंट होगी तो ही ग्रोथ होगी और बाद में इट विल बी फॉलोड बाय द डिफरेंशिएशन। तो अगर हम एक बड़ी फेमस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्शनरी है दैट इज कॉल्ड एज मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, और अगर मैं उस पर्टिकुलर डिक्शनरी का सहारा लूं तो इसमें क्या है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस। ये तो मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। कोई भी चीज अगर आप नई प्रोड्यूस कर रही हैं, समथिंग न्यू, तो जाहिर है हम इसे क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। लेकिन आपको ये बात भी याद है कि हम एक नई चीज पल भर में नहीं बना सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है। अगर आपने एक चीज़ याद करनी है उसके लिए टाइम चाहिए, आपने कोई चीज़ कुक करनी है उसके लिए भी टाइम चाहिए, आपने एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है उसके लिए भी कोई टाइम चाहिए। तो जब भी क्या करोगे, आप एक नई चीज़ बनाओगे तो आप लोगों को कुछ अरसा, कुछ वक्त दरकार होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक ख़ास वक्त में जब मैं कोई चीज़ नई बनाऊंगा तो मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी बोलेगी कि मैंने डेवलपमेंट की है। इट मे बी द डेवलपमेंट ऑफ अ लेक्चर, इट मे बी डेवलपमेंट ऑफ सम यू कैन से अरेंजमेंट, इट मे बी डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये तो बात हुई मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी की। अब हम बात करते हैं अपनी उस डेफिनेशन की जो हमारी बायोलॉजी की बुक में गिवन है। तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको आपकी बुक लिख रही है कि इट इज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। ये तो किसी खास तरतीब से किया गया प्रोसेस है। इट इज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। किस चीज का सीक्वेंस है? पहली बात है, ऑर्डरली का मतलब क्या होता है, तरतीब दिया गया, यानी कि ए के बाद बी आएगी, फॉर एग्जांपल बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो उसमें एक तरतीब होनी चाहिए। ये ऑर्डरली सीक्वेंस है किस चीज का? ऑफ इररिवर्सिबल इवेंट्स, इररिवर्सिबल इवेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इवेंट गुजरने के बाद उसको रिवर्स कर सकूं। मिसाल के तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप 2 साल में जितने बड़े थे तीसरे साल में आप दोबारा 1 साल के बराबर हो जाएं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह टाइम वापस नहीं आ सकता, इस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोसेस में आने वाली चेंजेस भी कभी रिवर्सेबल नहीं होती। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कोई ऐसी चेंजेस सेट करती हैं जो डेफिनेटली अगले स्टेप के लिए क्या बन जाती हैं, बेस बन जाती हैं। तो लिखते हैं व्हाट कि सेटिंग अप नेसेसरी कंडीशंस फॉर नेक्स्ट स्टेप। राइट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को अगर मैं दोबारा से सम अप करूं तो ये है कि अगर आपको याद होगा, आपने ग्रेड 10 में ये पढ़ रखा है कि हमारे पास सबसे पहले एक जाइगोट बनता है,
जाइगोट के बाद मोरूला बनता है, मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला के बाद गेस्ट्रूला बनता है। ये बातें आप ग्रेड 9 10 में पढ़ के आए। तो ये एक तरतीब है, ऐसा नहीं हो सकता कि जाइगोट से पहले ब्लास्टूला बन जाए, नॉट पॉसिबल। तो एक ऑर्डरली सीक्वेंस है इरिवर्सिबल इवेंट्स का, जिसमें हम लोग हर इवेंट के एंड पे कुछ ऐसी कंडीशन सेटअप कर देते हैं जो नेक्स्ट स्टेप की क्या बन जाती हैं, बेस बन जाती हैं। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में बहुत से प्रोसेसेस सीखे जो साइक्लिक थे। आपको याद है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें एक स्टेप का एंड प्रोडक्ट अगले स्टेप की क्या बन जाती है, रिएक्टेंट बन जाती है। तो यही बात यहां पर है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में भी एक पर्टिकुलर स्टेप का एंड प्रोडक्ट अगले स्टेप का क्या बन जाता है, रिएक्टेंट बन जाता है। अगर पुराना स्टेप ही गलत हुआ होगा तो अगला स्टेप कभी भी सही नहीं हो सकता, राइट। सो फाइनली दफा फिर आप लोगों को बोल रहा हूं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डरली इवेंट्स, those are basically irreversible in nature, that particularly set up necessary condition to carry out the next step very successfully। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूं और इस डेवलपमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन लिखूं, राइट, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो बता रहा है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है अब वो ज्यादा क्लियर है। और उस क्लियर कॉन्सेप्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बातों को यहाँ पे नहीं छोड़ देते, बल्कि हम उनके लिए प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पॉइंट पे लिख रहे हैं हम लोग कि जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ, यानी कि हम लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सिर्फ सेल को ही नहीं स्टडी करना, बल्कि उसके अंदर कौन कौन से जीन्स किस किस तरह काम करें उनको भी स्टडी करना है। यानी कि ये काम अब सिर्फ जेनेटिक्स का नहीं है, बल्कि ये वाला काम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर भी शामिल हो गया है कि हम पर्टिकुलर जीन्स का रोल देखें कि वो सेल की ग्रोथ में कैसा है। देन वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन, यानी कि किस तरीके से एक सेल दूसरे सेल से क्या हो जाता है, मुमताज हो जाता है। जाहिर है जब एक सेल दूसरे सेल से मुमताज होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, सेलों की शक्लें मुख्तलिफ होंगी। उस चीज को नाम क्या देते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स इसे, मॉर्फोजेनेसिस। और जाहिर है जब डिफरेंट किस्म के सेल्स आपस में मिलेंगे तो फिर क्या होगा, डिफरेंट किस्म के टिश्यूज बन जाएंगे। तो इट विल गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, टिश्यूज। और फिर यू नो कि डिफरेंट टिश्यूज देन कंबाइन टुगेदर to give rise the what, organs, and you know different organs can combine together to form what, organ system। तो ये सारी की सारी चीजें मिलके इवेंचुअली क्या बना देंगी, एक ऑर्गेनिज्म। क्या बना देंगी, एक ऑर्गेनिज्म। तो वो वाली ब्रांच जो जीन्स को स्टडी कर रही है, सेल की ग्रोथ को स्टडी कर रही है, उनके आपस में डिफरेंशिएट होने को स्टडी कर रही है, मॉर्फोजेनेसिस को स्टडी कर रही है, टिश्यू के डेवलपमेंट को स्टडी कर रही है, ऑर्गन के बनने को स्टडी कर रही है, और उससे बनने वाले ऑर्गन सिस्टम को स्टडी कर रही है। यानी मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के बनने के प्रोसेस को स्टडी कर रही है। दैट इज नन अदर देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, राइट। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट तो हो गई, अब ग्रोथ क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। हमने बात कहां से शुरू की थी, आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात शुरू की थी एक पर्टिकुलर जाइगोट से, राइट। किसी भी जगह पे, चाहे वो मेरे पास एनिमल है या वो मेरे पास प्लांट है, if it is carrying out the process of sexual reproduction, तो लाइफ के आगाज या स्टार्ट होने के लिए मुझे जाइगोट ही की जरूरत होगी। तो अगर मेरे पास एक जाइगोट बन गया है तो क्या होगा, ये जाइगोट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ इवेंचुअली एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
किस में कन्वर्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स? एक ऑर्गेनिज्म में, राइट? तो फिर जो ही ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हुआ तो हम इसे कह सकते हैं कि ये अपने पेरेंट की एक छोटी सी मिनिएचर कॉपी बन गई, राइट? सवाल ये है कि एग्जैक्ट कॉपी बनने के बाद क्या ये वाला ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता था? तो आंसर इज नो, राइट? मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं हजरत इंसान ही की बात कर लूं तो हजरत इंसान की डेवलपमेंट अपनी ग्रेट मदर की वॉर्म में तो पहले 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है, राइट? तो सवाल ये है कि क्या 2 महीने के बाद अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में ले आऊं तो क्या ये सर्वाइव करेगा? तो आंसर इज नो। तो फिर हमने क्या बोला था कि उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की तरह से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी तक शायद डेवलपमेंट तो हो गई है लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। अगर मैं उस डेवलपमेंट को सस्टेन करवाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे उसके साइज को बड़ा करवाना पड़ेगा, उसको मेच्योर करवाना पड़ेगा। कब? या हैचिंग से पहले या फिर बर्थ से पहले। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर एक ऑर्गेनिज्म अंडे दे रहा है, इफ इट इज लेइंग एग, तो फिर जाहिर है उस पर्टिकुलर एग के अंदर ऑर्गेनिज्म की क्या होगी? डेवलपमेंट के बाद ग्रोथ होती रहेगी जब तक कि ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा ना हो जाए कि एग के शेल को ब्रेक करके खुद से इंडिपेंडेंटली बाहर ना निकल सकता हो। तो ये है अंडे से बाहर निकलने के पहले की ग्रोथ। इट मींस इट इज अ प्री नेटल ग्रोथ, पैदाइश से पहले की ग्रोथ। ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। किनके बारे में? जो बच्चे देते हैं, यानी कि एक छोटी सी मिनिएचर कॉपी बनने के बाद से लेकर डिलीवरी तक का जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। क्या नाम है इस ग्रोथ का? आंसर इज प्री नेटल ग्रोथ, राइट? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया और उसके बाद मैंने क्या वर्ड यूज किया है कि या तो हो जाएगी उसकी हैचिंग और या फिर हो जाएगी उसकी बर्थ। इन दोनों केसेस में, हैचिंग में या बर्थ से पहले वाली जो चेंजेस आ रही हैं समवेयर हियर, दिस इज कॉल्ड एज प्रीनेटल ग्रोथ। प्रीनेटल ग्रोथ याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, नेटल का मतलब होता है पैदाइश। तो जानदार अपनी ग्रेट मदर की वॉर्म में अपनी प्रोडक्शन से लेकर पैदाइश तक का जो टाइम गुजारता है, इट इज कॉल्ड एज प्री नेटल ग्रोथ। लेकिन जब वो दुनिया में तशरीफ ले आता है तो उसके बाद क्या उसके बड़े होने का अमल रुक जाता है? तो आंसर इज नो। जब हम दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो शायद हम फुट या 1.25 फुट के होते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमारा जो कद है वो बाद औकात 5 फुट 6 फुट, बास के से 7 फुट भी हो जाता है। तो ये जो कद में इजाफा हुआ है उस ऑर्गेनिज्म के, डेफिनेटली इट इज व्हाट? इट इज आफ्टर बर्थ। ये पैदाइश के या हैचिंग के बाद की ग्रोथ है। दैट वेरी ग्रोथ इज कॉल्ड एज पोस्ट नेटल ग्रोथ। पोस्ट नेटल ग्रोथ याद रखिए, जो ग्रोथ है वो पूरी जिंदगी नहीं रुकती, इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि हमारे ब्लड सेल्स मुसलसल नए बनते रहते हैं और पुराने टूटते रहते हैं। अगर आप लोगों की स्किन को कहीं कट लग जाए तो नई स्किन बनती रहती है, आप लोगों के बाल उगते ही रहते हैं, आप लोगों के नेल्स बढ़ते ही रहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सारी की सारी चीज़ें पोस्ट नेटल ग्रोथ के अंदर आती हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब अगर मैं आप लोगों के लिए समरी बयान करूँ इस सारी बात की, तो बात ये होगी कि एक जाइगोट से लेकर एक ऑर्गेनिज्म का मिनिएचर पैदा होने तक का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। फिर ये वाला ऑर्गेनिज्म दुनिया में रहने के काबिल या सर्वाइव करने के काबिल नहीं होता, फिर इसको बड़ा किया जाता है। दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्री नेटल ग्रोथ। जब दुनिया में आ जाता है तब भी ये बड़ा होता रहता है, तब जब तक कि उसका कद उसके पेरेंट्स के बराबर नहीं हो जाता। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द पोस्ट नेटल ग्रोथ। सो दिस इज द डिफरेंस
बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आइए देखते हैं कि हमारी डेवलपमेंट में कौन कौन से की पॉइंट्स आते हैं। तो डेवलपमेंट करवाने के लिए मुझे चाहिए था एक जाइगोट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए था क्या, एक जाइगोट। कैसे बनेगा एक जाइगोट, क्या होता है एक जाइगोट? तो आंसर इज, zygote is basically a cell that has got 2n number of chromosomes। एक ऐसा सेल जिसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आए हुए। इंपॉर्टेंट बात, जाइगोट एक ऐसा सेल है जिसमें क्रोमोसोम्स के दो ऐसे सेट मौजूद हैं जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आए हैं, राइट। उनमें से जाहिर है एक इंडिविजुअल क्या है, मेल। दैट वेरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेल। यू नो, वी आर स्टडिंग डेवलपमेंट इन sexually reproducing organisms, and other one should be definitely a female, right? That particular male has got a sex organ, and that very sex organ is called as testis. Is called as what? Testis. You know, it is the male gonad, and if it is singular, so we call it as testis. And in case of the females, we have got a reproductive organ. That very organ is called as ovary. That very organ is called as what? Ovary. This particular testis will carry out a process of spermatogenesis. And as a result of spermatogenesis, this organism will make sperms. Will make what? Sperms. और जो ovary है, it will carry out the process of what? Oogenesis, and it will make nothing other than ovum or egg. It is ovum or egg. When these two types of cells having one n number of chromosome, यानी कि अगर मैं ओवम की बात करूं तो उस बेबी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 1n। और अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो वो भी क्या है? 1n। तो जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आने वाले 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से जो सेल प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो ये है मेरे पास जाइगोट की फाउंडेशन, राइट। हमारी इस पर्टिकुलर डिस्कशन में ये जो पहला पार्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फेज की जो यहां पर हो रही है। इससे पहले कि हम बात को जाइगोट से आगे लेकर चलें, कुछ बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर स्टेप के बारे में भी। आइए देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है और ओवरी के अंदर क्या होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस आर बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर बेतहाशा मे बी इन मिलियंस क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सवाल ये है कि इतने ज़्यादा स्पर्म कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं? तो आंसर है ड्यू टू माइटोसिस। माइटोसिस इज अ डिवीजन दैट कीप्स नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट। तो पहले क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इन टेस्टिस के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ माइटोटिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। जितनी ज़्यादा एरिया में माइटोसिस होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड फाउंडेशन होगी टू कैरी आउट द नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज द मियोसिस। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि टेस्टिस के अंदर नंबर 1 पे होती है माइटोसिस, राइट। और माइटोसिस एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता, चलता ही रहता है। लेकिन जो इसका सेकंड स्टेप है दैट इज बेसिकली नोन एज
मियोसिस। और मियोसिस आपको पता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, कि मियोसिस सिर्फ 2 दफ़ा होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, देयर इज नो फर्दर मियोसिस। इसका मतलब ये है कि अगर माइटोसिस ने मुझे दिए 100 सेल, तो मियोसिस 1 के रिजल्ट में प्रोड्यूस होंगे 200 सेल और मायोसिस 2 के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो जाएंगे 400 सेल, और उसके बाद फर्दर सेल नहीं बनेंगे। अगर मैं फर्दर सेल बनाना चाहता हूं तो फिर मुझे उन मायोटिक सेल्स के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि अगर मैं कोई डायग्राम देख रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल माइटोसिस कर रहे हैं और कौन से सेल मायोसिस कर रहे हैं? तो आंसर इज, जिन पर्टिकुलर सेल्स के नीचे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है गोनिया, फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोगोनिया, फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोगोनिया, तो इसका मतलब ये है कि ये गोनियल सेल्स हैं। जहां भी वर्ड गोनिया लिखा होगा वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होंगे और वो माइटोसिस से बने होंगे। सो मोर नंबर ऑफ गोनिया मीन्स मोर नंबर ऑफ स्पर्म्स, मोर नंबर ऑफ मियोटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अगर आपको किसी डायग्राम में नजर आई लिखा हुआ साइट, जैसे समथिंग में लिख रहा हूं स्पर्मेटोसाइट, तो जहां भी हम लिखेंगे या पढ़ेंगे वर्ड साइट, तो इसका मतलब ये है कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब कितना हो गया है 1n, और ये किससे बने हैं? डेफिनेटली मायोसिस से। सो माइटोसिस is providing me a very large base to make immensely large number of meiotic products. My dear students, ये जो बात मैंने आपसे कही है कि अगर माइटोसिस 100 है तो यहाँ पे 400 मियोसिस के सेल्स बनेंगे, इट इज ट्रू फॉर मेल, ये मेल के बारे में ट्रू है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर द फीमेल। फीमेल के केस में क्या होता है इसको अभी देखते हैं। फीमेल के केस में माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? ओवरी। और अगर मैं ओवरी की बात करूं तो ओवरी के अंदर भी पहले माइटोसिस ही होती है, लेकिन बात को आपने गौर से सुनना है, लेकिन ओवरी के अंदर नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स आर लिमिटेड, अनलाइक मेल। मेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ mitotic divisions are definite, although they have provided a large base, लेकिन एक खास टाइम पे आने के बाद उनकी फर्दर माइटोसिस रुक गई है, राइट? सो देयर नंबर ऑफ ओवम आर डेफिनेट, इट इज डेफिनेटली कॉन्ट्ररी टू द मेल्स। ठीक है, तो पहली बात यह है कि यहाँ पे जो माइटोसिस है वो लिमिटेड होती है, अगरचे हमने उसको पहचानने के लिए भी किसका सहारा लेना पड़ेगा? एक टर्म का, दैट इज कॉल्ड एज गोनिया, मींस दे आर कॉल्ड एज ओगोनियल सेल्स। तो ओगोनियल सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? वेरी एक्सीलेंट, 2n। बिल्कुल सही आपने बोला है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? 2n होंगे। फिर जब मैं कहीं पढ़ता हूं लिखा हुआ वर्ड oocyte, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? 1n, और ये किससे बने हैं? डेफिनेटली मायोसिस से बने हैं। इस डायग्राम को गौर से देखना है, लुक एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। पहले दोबारा बात करूंगा टेस्टिस की, तो पहली स्टेज को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ सिलेक्टेड सेल्स क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स, और उनका मल्टीपल ऑफ 4 बन जाते हैं व्हाट? स्पर्म्स। लेकिन आप अब इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल दो माइटोसिस इज प्रोवाइडिंग अ ह्यूज बेस, लेकिन ये किसी खास टाइम के बाद रुक जाती है। प्लस आप देख रहे हैं कि इन केस ऑफ द फीमेल मायोसिस is not producing 4 cell, rather it is producing only 1 cell। इसका मतलब ये है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बनेंगे, लेकिन एक ओगोनिया से सिर्फ एक ओवम बनेगा, बाकी 3 सेल पोलर बॉडी की फॉर्म में वेस्ट हो जाएंगे। सो एफिशिएंसी वाइज perhaps
द टेस्टिस आर मोर सुपीरियर ऑर्गन एज कम्पेयर टू द ओवरी। लेकिन इसके अंदर भी डेफिनेटली अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है, और वो डेफिनेटली यही है कि अगर लेटर साइज को छोटा रखा जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग पर यू कैन से गेस्टेशन पीरियड, तो जाहिर है दे विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर, दे विल बी मच बेटर अडेप्टेड। तो इस लिहाज से यहाँ पे नंबर ऑफ क्या किया गया, एग सेल्स को कम रखा गया है। तो अब हमारे पास क्या बन गई हैं, स्पर्म्स भी बन गए हैं, अब हमारे पास एग्स भी बन गए हैं। इन दोनों को मिला के हम लोगों ने जाइगोट भी बना लिया है। आइए देखते हैं कि अब जाइगोट के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। इसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात दोबारा वैसे शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक मेल था, इसके पास एक ऑर्गन था, उसका नाम क्या था, टेस्टिस। इट वॉज कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो गए थे, स्पर्म्स, और स्पर्म्स ने मिलके क्या बना दिया था, जाइगोट, राइट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे वी हैड व्हाट, अ फीमेल, and this particular female had nothing other than ovaries, and ovaries were carrying out process of oogenesis, and as a result of oogenesis we had what, ovum or ova, and when sperm and ovum combine together we have nothing other than what, the zygote। इस तरीके से जाइगोट बन गया। जब जाइगोट बन जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो तब ही इसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस का पहला अमल स्टार्ट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द क्लीवेज। दैट इज कॉल्ड एज द क्लीवेज। वो क्या होती है, लिखते हैं आप लोगों के लिए, क्लीवेज, CLEAVAGE, क्लीवेज। इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कट। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, कट। यानी कि अगर ये मेरे पास एक जाइगोट है तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके दरमियान में एक लाइन प्रोड्यूस करूंगा, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट। एक डिप्रेशन यहाँ प्रोड्यूस होगा, एक डिप्रेशन यहाँ प्रोड्यूस होगा, और इवेंचुअली ये सेल पहले इस शक्ल का होगा, और इवेंचुअली इससे दो सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो दूसरे के साथ ही अटैच रहेंगे। अगर ऐसा हो कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए इस तरीके से कि वो टाइट जंक्शंस के थ्रू जुड़े रहें, अलग-अलग ना हो, तो ये एक खास किस्म की माइटोसिस कहलाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज, राइट। रिमेंबर, क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस दैट कीप्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे, तो इसके रिजल्ट में, मींस क्लीवेज के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, 46 ही रहेगा। इसके बाद अगर ये फर्दर डिवाइड करता है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, समथिंग लाइक इट, ये 4 सेल प्रोड्यूस हो गए, 1 2 3 4। जाहिर है ये मेरे पास सामने वाला सेल है, मुझे बड़ा नजर आ रहा है, ये साइडों वाले 2 सेल छोटे नजर आ रहे हैं, और पीछे वाला सेल उसके पीछे छुप गया है, तो जाहिर है ये 4 सेल बन गए हैं। लेकिन इन चारों के चारों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन 46। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। शर्त है कि सेल इकट्ठे रहें। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो इससे एक कंप्लीट इंडिविजुअल पैदा होगा। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेज पे इन दो सेलों को जुदा कर दूं, तो दोनों सेल्स दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग 2 इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए इन सारे के सारे सेल्स का इकट्ठा रहना जरूरी है। तो ये है मेरे पास पहली मॉर्फोजेनेटिक चेंज, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, क्लीवेज। और क्लीवेज के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, एक मैस ऑफ व्हाट, अ सॉलिड मैस ऑफ सेल्स। वो जो सॉलिड मैस ऑफ सेल्स बन गया है, दैट इज कॉल्ड एज मोरूला। तो जो सबसे पहली स्ट्रक्चर बनती है
ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज मोरूला। और जिस प्रोसेस से मोरूला बनता है वी कॉल इट एज मोरुलेशन। मोरुलेशन। मोरूला के बाद एक और स्टेज, एक और बड़ी वाजे मॉर्फोजेनेटिक चेंज में नजर आती है और मोरूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक और स्टेज में जिसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रूला, जिसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? गैस्ट्रूला। और ये प्रोसेस कहलाता है गैस्ट्रूलेशन। गैस्ट्रूलेशन। इसके बाद एक और मॉर्फोलॉजिकल चेंज आती है और इस डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अब हमें नर्वस सिस्टम बनता हुआ नजर आता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मुझे नर्वस सिस्टम बनता हुआ नजर आए दैट इज कॉल्ड एज न्यूरूला। न्यूरूला, राइट। ये नेक्स्ट स्टेज है, यानी कि सबसे पहली स्टेज क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, इट वाज नंबर 1। नंबर 2 वाज क्लीवेज, नंबर 3 वाज मोरूला, नंबर 4 वाज गैस्ट्रूला, नंबर 5 इज न्यूरूला। तो जिस स्टेज में जिस प्रोसेस से न्यूरूला बनता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन। और उसके बाद फिर ये एक प्राइमरी इंड्यूसर के तौर पे काम करता है, यानी कि ये अपने सराउंडिंग वाले सेल्स को इंड्यूस करने की, मुतासर करने की बहुत सारी रखता है। अपने साइड वाले सेल्स को ये चेंज करता रहेगा और उससे डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स बनवाता रहेगा। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो जाहिर है मेरे पास क्या बन जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। और आपको पता है कि व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर वी हैव नथिंग अदर देन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर स्टेज से लेकर इस स्टेज तक जो कुछ भी हुआ इट वाज डेवलपमेंट। आपको याद है कि ये ऑर्गेनिज्म बन तो गया है लेकिन ये एनवायरनमेंट में क्या है? स्टेबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसे पहले प्रीनेटल ग्रोथ से गुजारेंगे और फिर इसकी क्या हो जाएगी? हैचिंग या बर्थ। तो उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा किस प्रोसेस से गुजर के? जाहिर है पोस्ट नेटल ग्रोथ के प्रोसेस से गुजर के। ये थी आपसे की जाने वाली बातें। कल हम आपसे एक नए मौजू के साथ, एक नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ बात करेंगे और वो बातें होंगी आप लोगों से रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिकन। तो देखेंगे कि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में नए चिक्स, नए चूजे कैसे पैदा होते हैं। इस दुआ के साथ कि आपको आज की ये बातें अपने जहन में रखने की सलाहियत अता हो, ताकत अता हो और आप इन बातों को माइंड में रख के कुछ वाइटल नंबर जरूर स्कोर करने में कामयाब हूँ। आपको पता है कि ये बात क्यों करता हूँ। और फाइनली अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। जब कभी नमाज पढ़ें हमारे लिए भी जरूर दुआ करें। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।